तो मेरे पिता मेरे हीरो थे। 2013 में मैंने उनको खो दिया। 13 साल हो गए। जेल के अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये तारीख आए और मैं अपने परिवार के बीच में घर पे ना हूं। लेकिन आज हालात कुछ और थे। आज हालात ये थे कि ये जो अशोक महादेव कामले साहब है हमारे भाई, ये पिछले 10 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। और अगर पूरे महाराष्ट्र में कहीं किसी कमजोर के ऊपर कोई बात हुई तो मैंने सिर्फ इनको फोन किया कि आपको जाना है। इस आदमी ने मुझे कभी निराश नहीं किया। अगर मैंने रात को फोन कर दिया कि अशोक औरंगाबाद में मस्जिद पे दिक्कत आई है, तेरे को जाना है तो जा, तो इसने मुझसे ये नहीं कहा पलट के कि मेरा बच्चा बीमार है, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, मेरे पिता की तबीयत खराब है। कभी इसने जवाब नहीं दिया। और इस बार इसका मुझे फोन आया कि मेरे यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या, मैं एक आंदोलन करना चाहता हूँ, आ जाओ। मैंने कहा यार कि अभी समय नहीं है, पार्लियामेंट चल रही थी। फिर जब चुनाव आया तो मैंने इससे पूछा कि तेरी पानी की समस्या हल हुई या नहीं हुई, तो बोला कि नहीं भाई हुई नहीं। तो मैंने इसको कहा कि तुझे इस बार मैदान में जाना चाहिए, क्योंकि आप 1 लाख लोग खड़े हो जाओ, एक कानून नहीं बना सकते, लेकिन एक प्रतिनिधि भी आपका अच्छा है, जिम्मेदार है, आपके दर्द को समझता है और वो खड़ा हो जाएगा तो आपके हितों में कानून बन सकते हैं। अशोक भाई तुम आगे बढ़ो। यहाँ इस बस्ती में नहीं, लेकिन उस सामने वाली बस्ती में जहां की बहनें मुझे आज मिली थी, वहां भीख की तरह पानी मांगना पड़ता है। मैं ये समझता हूं ये जीवन अगर बिना सुविधाओं के है, बिना स्वाभिमान के, बिना सम्मान के है, तो ये जीवन जानवरों के जीवन से बुरा है। अगर पानी के लिए भी यहाँ की बहनों को रात को उठ के और उन सीढ़ियों से गुजर के कई कई किलोमीटर चल के पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, और जिसमें कई बार उनको चोट लगती है, तो मैं बहुत तकलीफ के साथ कहूंगा कि यहाँ की बीएमसी का पूरा बोर्ड निकम्मा है, लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है, भ्रष्टाचारी है और उसके अंदर संवेदना नहीं है। अगर वो लोगों के दर्द को दर्द नहीं समझता है, लोगों की प्यास को प्यास नहीं समझता, जब उनको बच्चों के रुंधे हुए प्यासे गले नहीं दिखाई देते हैं, तो उनको कुर्सी पे बैठने का अधिकार किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। और यहाँ जहां मैं इधर आया तो मैंने देखा कि सीवर की इतनी बड़ी समस्या है, गटर की। तो यार मैं महसूस करता हूं कि उस मुंबई में जहां बड़े बड़े हीरो लोग रहते हैं, हालांकि लोग उनको हीरो कहते हैं, लेकिन मैं उनको हीरो नहीं मानता। क्योंकि हीरो कौन होता है आप समझिए, हीरो वो होता है जो किसी के आंसू पूछता है। वो तो वो लोग हैं जिनके अगर पिक्चर है हमारे लोग ना देखें, गरीब लोग अपना टाइम पास करने के लिए, तो उनका तो धंधा बंद हो जाएगा। वो कहां के हीरो होंगे? आप ये बताओ, आप बताओ, बीड़ी का ऐड करने वाला हीरो हो सकता है क्या? नहीं। सिगरेट का ऐड करने वाला? नहीं। शराब का ऐड करने वाला? नहीं। बियर का ऐड करने वाला? नहीं। जो चीजें लोगों की जिंदगी में तकलीफें पैदा करती हैं, जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियां इनको एडवर्टाइज का पैसा देके गरीबों की जेब काटने का काम, उनके एजेंट कभी हीरो हो सकते हैं? नहीं। हीरो वो थे जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराया जी। हीरो वो थे जो इस देश की आजादी के लिए लड़े। हीरो वो थे जो आज भी कहीं ना कहीं किसी कोने में गरीबों की आवाज बनने का काम कर रहे हैं। हीरो वो महिलाएं हैं जो यहाँ पानी के लिए लड़ रही हैं। उन सारी महिलाओं को मेरा सलूट, जो अपने बच्चों के अधिकारों के लिए, इस बस्ती के अधिकारों के लिए लड़ रही है। उन तमाम लोगों को मेरा सलूट जो अपने अधिकारों के लिए खड़े हैं, आवाज उठा रहे हैं। प्यारे भाइयों, मैंने इन्हीं बस्तियों में दिन में अंधेरा देखा है। आज इन्हीं बस्तियों में मोटरसाइकिल नहीं निकाल सकते आप। मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं समझता हूं। मैं आपने जो कहा मैं दोहराऊंगा, उसको मैं वादा करता हूं। मैंने दिन के उजाले में यहां अंधेरा देखा, मेरे यहां में और यहां में बदलाव। मैं यहां से जाऊंगा तो मुझे एयरपोर्ट पे गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे क्योंकि मेरे यहां सर्दी है। लेकिन जब मैं यहां आया तो वो गर्म कपड़े मुझे निकालने पड़े क्योंकि यहां की व्यवस्था वैसी नहीं, यहां गर्मी। तो मैंने यहां इसी मुंबई में दिन में अंधेरा देखा जहां लोगों को रोशनी जला के निकलना पड़ रहा है। मैंने वो रास्ते देखे जिनसे मैं विश्वास करके कहता हूं कि कोई बुजुर्ग आदमी चल नहीं सकता है। सरकारें किसके लिए काम कर रही है? बीएमसी किसके लिए काम कर रही है? इस यहाँ की बीएमसी का बजट इतना बड़ा है, वो किसके लिए, किसके तरक्की में लग रहा है? टैक्स हमारा है, टैक्स हमारा है।
और जेब भर रही है बड़े बड़े पूंजीपतियों की, पैसे वालों की। मैं आया था जब धारावी की जमीन को जो है लूटने का प्रयास किया था, मैं आया था आंदोलन करने के लिए, मेरे याद है। मैं घूमने नहीं आता हूं, मैं आज तक समुद्र देखने नहीं आया, मगर मैं यहाँ लड़ने के लिए जब जब जरूरत पड़ी, मैं एनआरसी में आया था। मैं डॉक्टर आकिब साहब जो मेरे छोटे भाई है, मैं उनका धन्यवाद दूंगा। ये इसी बस्ती ने दिए मुझे डॉक्टर आकिब साहब। यहाँ एनआरसी के समय ये आंदोलन करना चाहते थे, मुझसे कहा इन्होंने कि भाई मैं डॉक्टर आकिब बोल रहा हूँ, यहाँ अपना मेरा एक हॉस्पिटल है, क्लिनिक चलाता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, मैं चाहता हूँ एनआरसी में आप हमारे यहाँ आंदोलन में सपोर्ट करें। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। मैंने कामले साहब से कहा कि आप बात कर लो, हम लोग मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे, बराबर बराबर रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई सबकी है, संविधान पे हमला। लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया, परमिशन नहीं मिली, तो फिर मैं नहीं आ पाया। लेकिन आप जानते हैं मैंने उस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ा। हालांकि उस लड़ाई को लड़ते मुझे तमाम तरह की मुसीबतें सहनी पड़ी। मैं जमा मस्जिद गिरफ्तार हुआ, निर्दोष होते हुए लाठियां खानी पड़ी, दांत तोड़ दिए गए, तमाम तरह की मुसीबतें। जितना गुंडा तंत्र जो है सरकार लगा सकती है लगाया। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि सरकारें जनता के लिए तो हैं, जनता को मदद करने के लिए है, जनता को तोड़ने के लिए। जवाब मांगना चाहिए। तो मैंने इन गलियों को देखा और मैंने महसूस किया कि हमसे अच्छी जिंदगी तो उन हीरो, जिनको नकली हीरो जो है, उनके कुत्तों की है, उनके जानवरों की है। हमसे बड़े घर है उनके। सर्दी आती है तो उनके लिए हीटर की व्यवस्था होती है, गर्मी आती है तो उनके लिए एसी की व्यवस्था होती है। हमारे लिए क्या है? हमें कौन पूछने वाला? हम यहाँ मर जाएं, हम गटर में गिर के मर जाएं, हम सीढ़ी से गिर के मर जाएं, हम बिना पानी के मर जाएं, हमारे बच्चे प्यासे रह जाएं, हम ये सीवर की गंदगी से बीमार होकर हमारी जान जो है 80 साल की बजाय 50 साल में, किसको क्या फर्क पड़ता है? मैं तो देख रहा हूं उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग यहाँ रोजगार कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश वालों को समझता हूं।